तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। कैसे आपको सीपीयू चूज करने हैं और किस तरीके के सीपीयूज आपके काम के लिए बेहतर होंगे, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे कि आपको पता चलता है कि कंप्यूटर का ये एक तरीके से ब्रेन की तरह काम करता है। सभी जो इनपुट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सभी के वो मदरबोर्ड से होके सीपीयू तक जाते हैं और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब दिमाग से काम लिया जाता है। तो सीपीयू से पूरा डेटा प्रोसेस होने के बाद वो डिसाइड करता है कि क्या आउटपुट में आपको देना है। अगर आपने बटन दबाया तो सीपीयू को पता है कि आपको स्क्रीन पे उसका अपडेट देना है। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के सीपीयूज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नॉर्मली आप अगर मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग सॉकेट टाइप के हिसाब से आपको पहले तो सीपीयू मिलेंगे, फिर आपको स्पेसिफिक सीपीयू या फिर एपीयू, ये दोनों में से चूज करना पड़ सकता है। अब ये सीपीयू और एपीयू में क्या फर्क है? अगर सीपीयू की बात करें तो नॉर्मली उसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर बात करें एपीयू की, तो अगर एपीयू का आपको मतलब समझना है तो सिंपल सी बात में समझ लीजिए कि सीपीयू और ग्राफिक कार्ड का एक फ्यूजन तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, जिसमें एक छोटा सा, अगर आप सीपीयू के अंदर की डायग्राम को अगर देखेंगे तो छोटे छोटे आपको दिखेंगे कि अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। वो उन ब्लॉक्स का कुछ ना कुछ काम होता है। जिस तरीके से अगर कोई एक ब्लॉक है जो सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है, या फिर कोई ब्लॉक है जो सिर्फ यूआई अपडेट करने के लिए, मतलब ग्राफिक के काम के लिए यूज होता है। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स हर काम के लिए सीपीयू के अंदर असाइन होते हैं। तो उसी में अगर आपके पास एक ऐसा सीपीयू है जिसके अंदर ग्राफिक्स अपडेट करने के लिए स्क्रीन पे उसके अंदर प्रोसेसिंग, उसके अंदर वो ब्लॉक बनाया गया है, तो बेशक उसे आप एक एपीयू के रूप में देख पाएंगे, जिसमें एक ग्राफिकल यूनिट उसके अंदर ऑलरेडी बिल्डिंग आता है सीपीयू के अंदर, उसे हम एपीयू कहेंगे। चलिए तो जानते हैं कि सीपीयू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने सिस्टम के लिए। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं उनको सबको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन बेस है वो एक ट्रांजिस्टर से निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और इसे हम बहुत छोटी स्केल पे भी बना सकते हैं। वैसे तो काफी कंपोनेंट्स है अलग अलग टाइप के, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर्स, पर ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको एक सिग्नल देके हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब उसे एक सिग्नल देने के बाद एज अ स्विच वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ के आप उसमें अलग अलग टाइप के लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो अपना जो डेटा है वो स्टोर भी कर सकते हैं। एक तरीके से एक मेमोरी की तरह भी यूज हो सकता है और एक तो प्रोसेसर की तरह भी यूज हो सकता है। अलग अलग टाइप के आप कॉम्बिनेशंस बना के इसको अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। तो अभी मेन जो हमारा प्रॉब्लम वो निकल के आता है कि ट्रांजिस्टर दिखने में इतना बड़ा होता है, तो इससे जो सर्किट बनाएंगे वो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आपको देखने को मिलते थे। मतलब उतने बड़े साइज का वो कंप्यूटर एज अ सीपीयू वर्क करता था। उनमें कोई ज्यादा छोटी चिप्स वगैरह लगाना पॉसिबल नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। तो बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स तब के जमाने में यूज हुआ करते थे और उसी वजह से जो कंप्यूटर्स थे वो एक रूम जितने बड़े, एक बड़े हॉल जितने बड़े हुआ करते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको ओन करती थी ताकि वो अपने डेटा को प्रोसेस कर पाए जो यूजर से आए हुए, और बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने के लिए भी इसे यूज किया जाता था बहुत फास्ट तरीके से। इसमें एक वर्कर होता था जो मैन्युअली उसके अंदर डेटा फीड करता था और उससे जो कैलकुलेशंस निकल के आते थे उसे वो रीड करके रिकॉर्ड करता था। इस तरीके से वो कंप्यूटर का यूज किया जाता था। एक बड़े साइज का कैलकुलेटर जैसे ही यूज होता था पहले के जमाने में कंप्यूटर का। पर अभी के जमाने में ट्रांजिस्टर की साइज जैसे जैसे छोटी होती गई वैसे वैसे उसके यूज करने के तरीके में भी बहुत सारे ज्यादा बदलाव आए। जैसे कि अभी हम पैरों पे रख के लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। पहले के जमाने में एक कंप्यूटर को पूरे डेस्क ले लेता था पूरा कंप्यूटर, और उसके भी पहले जमाने में मैंने जैसे बताया पूरा हॉल पूरा भर जाता था उसकी वजह से। तो जैसे जैसे ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होते गया, उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर हम कम जगह में रख पा रहे थे। बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक कम जगह में रखने का क्या फायदा होगा हमको, कि हम ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक जगह पे रखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हम कम समय के अंदर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए उसको ज्यादा पावर भी नहीं चाहिए। अगर साइज में बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा और जगह भी बहुत घेरेगा। ये सब चीजें उसमें फैक्टर बन रही थी। वापस आते हैं अपने सीपीयू के टॉपिक में। तो अभी के जमाने में हम जो सीपीयू यूज करते हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से एक लॉजिक हम क्रिएट करके उससे आउटपुट ले सकते हैं, और वो भी कम पावर में और बहुत कम जगह वो घेरता है। चलो ये तो बात हो गई कि सीपीयू इतने छोटे और इतने पावरफुल कैसे होते हैं। पर आपको कौन से टाइप का सीपीयू लेना चाहिए, किस वर्क के लिए आपको कौन सा सीपीयू बेहतर होगा। मार्केट में इतने सारे टाइप के सीपीयूज है, तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा ये हम अभी जानते हैं। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करना चालू करूँ कि कौन से टाइप का सीपीयू आपके लिए बेहतर होगा, आपको ये बात जाननी जरूरी है कि
आपको जिस तरीके का काम करना है, जिस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, सबसे पहले उनको गूगल सर्च करके देख लीजिए कि कौन से टाइप के स्पेसिफिकेशन आप चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे एडोब के कुछ प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करने हैं जिसमें फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो या फिर जो भी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है वो सब आते हैं। या फिर अगर मैं कॉलेज वर्क करूँ तो मुझे ऑफिस वगैरह लगेगा प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाने के लिए, या फिर मैं ऑडियो इंजीनियर हूँ तो मुझे ये टाइप के डॉज वगैरह लगेंगे। तो इनके सबके जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग टाइप के हमको स्पेसिफिकेशंस चाहिए, और हम ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा आउटपुट लेने का ट्राई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको आउटपुट चाहिए उतना ज़्यादा आपको जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का अगर एट द एंड मतलब निकल के नहीं आता है तो आपके लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ एक गेम खेलने के लिए या फिर कॉलेज का काम करने के लिए आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, दोनों एक साथ करने के लिए, तो आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि गेम खेलना एक बहुत हेवी टास्क होता है, ठीक है, कंपेयर टू आप कोई कॉलेज वर्क करें। आपका जो पीसी है वो आप एक गेमिंग करने के हिसाब से ही डेवलप कीजिए, क्योंकि गेमिंग करना एक बहुत हेवी टास्क है, और अगर वो हो सकता है तो कोई भी टाइप का कॉलेज वर्क उसमें हो जाएगा इजीली। तो अगर आपको कोई गेमिंग करने के लिए पीसी बिल्ड करना है, आपको मिनिमम 4 कोर्स और 8 थ्रेड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम गेम्स वही रिक्वायरमेंट रखते हैं कि 4 कोर 8 थ्रेड आपके मिनिमम होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन में आपको जो भी गेम्स के बताएंगे उसमें उनके स्पेसिफिकेशन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि वो इतने कम स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं कि उसमें सिर्फ लैग ही गेम ही आपको दिखेंगी जब आप वो खेलेंगे तब। तो आप उन स्पेसिफिकेशन से थोड़ा मतलब आप स्पेसिफिकेशन से कम 50% मतलब 1.5 गुना तो भी सोच के चलिए। तो अगर उन्होंने डुअल कोर प्रोसेसर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर बोला है तो आप मान के चलिए कि आपको 3 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर लेना है, पर वो तो आपको मिलता नहीं, तो आपको डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा 4 कोर 8 थ्रेड वाले पे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर मिलेगा, और आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, क्योंकि डुअल कोर और क्वाड कोर अभी के ज़माने में लगभग सेम लेवल पे आ जाते हैं, आप प्राइस कंपेयर करके देखेंगे तो। इसके बाद हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये कोर्स और ये थ्रेड्स क्या होते हैं। आप एक मान के चलिए कि मतलब एक गाड़ी चलाने के लिए आपको एक रास्ता दिया गया है जो सिर्फ वन वे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि मतलब वो वन वे एक कोर समझ लीजिए, कोर तक जाने वाला रास्ता। जब डेटा प्रोसेस होगा तो एक स्पेसिफिक स्पीड से ही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ पैरेलली करनी है तो आपको अलग अलग कोर्स लगेंगे, ठीक है। सोच के देखिए कि अगर आप सभी के सभी कोर्स एक टाइम पे बिजी है, बिजी इसलिए है क्योंकि जो सीपीयू की स्पीड है और जो आपके स्टोरेज की स्पीड है वो डिफरेंस है। मतलब स्टोरेज की स्पीड बहुत कम होती है। अगर स्टोरेज को हम एक बार के लिए साइड में रख दें तो अगर सीपीयू का आप वर्किंग देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सबसे पहले जो डेटा होता है वो निकल के आता है स्टोरेज से रैम के अंदर, और उसके बाद सीपीयू रैम से वो डेटा बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस करता है। तो मतलब इनडायरेक्टली वो स्टोरेज पे डिपेंडेंट है, पर डायरेक्टली वो रैम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रैम की भी स्पीड बहुत कम होती है सीपीयू के हिसाब से, सीपीयू की जितनी ट्रांसफर स्पीड होती है। तो उस तरीके से अगर आप सोच के देखिए तो सीपीयू कम से कम आधे से ज़्यादा टाइम के लिए तो वेट ही करता रहता है कि रैम से वो डेटा रैम में जाके सेव होगा, और उसके बाद मैं दूसरा डेटा लेके उसको प्रोसेस करूंगा। तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा लैग क्रिएट हो सकता है। तो वो लैग कम करने के लिए जो इंजीनियर्स लोग थे उन लोगों ने थ्रेड इस चीज़ को इन्वेंट किया। तो अभी ये थ्रेड क्या काम करता है कि जो कोर तक जाने वाली लेन थी उसमें अभी वो डबल लेन का काम कर रहा है। तो उससे होगा क्या कि एक लेन से जब डेटा प्रोसेस होके रैम में सेव होता रहेगा तो ऑलरेडी दूसरे लेन पे डेटा अवेलेबल रहेगा। तो सीपीयू को डेटा रैम में जाके सेव होने तक और उससे डेटा रीड करने तक वेट करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली दूसरे लेन पे दूसरा डेटा अवेलेबल है वो उसे प्रोसेस कर सकता है। इस तरीके से सीपीयू की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर मल्टी थ्रेडिंग अवेलेबल है। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है 4 कोर 4 थ्रेड की जगह 4 कोर 8 थ्रेड। तो इसमें मल्टी थ्रेड्स यूज हो रहे हैं। थ्रेड्स मतलब ही अलग अलग लेंस है। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो गेमिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि 4 कोर और 8 थ्रेड मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम गेम्स आप उस पर खेल पाएंगे ही। उसके बाद अगर आप एक सिर्फ कॉलेज के लिए और आपको गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉलेज के लिए आप बिल्ड कर रहे हैं, तो ड्यूल कोर भी आपके लिए ठीक रहेगा, पर स्पीड और लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहना ये है कि 4 थ्रेड या फिर 4 कोर 8 थ्रेड आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आते हैं कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर बोले तो जिस तरीके से वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर ग्राफिक्स इंटेंसिव जो भी वर्क होते हैं, जैसे कोई फोटोशॉप चल रहा है बहुत हेवीली, उसमें मल्टीपल लेयर्स है, जैसे वीडियो एडिटिंग में लेयर्स होते हैं, जैसे ऑडियो एडिटिंग में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब लेयर्स को स्टोर करने के लिए और इन सबको प्रोसेस करने के लिए एक इंस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव लोड आता है सीपीयू और जीपीयू दोनों के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू पे हम ध्यान देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीपीयू डिपेंडेंट है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जीपीयू डिपेंडेंट है। मतलब ज़्यादा इंटेंसिवली आप कौन सा एक सॉफ्टवेयर सीपीयू पे यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एडोब का प्रीमियर प्रो है, ठीक है। वो आप देखेंगे तो कंपेयर टू डाविंची रिजॉल्व एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन में अवेलेबल है। पर होता क्या है कि जो डाविंची रिजॉल्व है वो जीपीयू डिपेंडेंट है और जो एडोब प्रीमियर प्रो है वो सीपीयू डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब यह है कि ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू एक दूसरे से। मतलब प्रीमियर प्रो में सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा और डाविंची रिजॉल्व में जीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर प्रीफर करते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन सीखने का ट्राई कीजिए कंपेयर टू खुद करने की बजाय। उसके बाद आपको जब पता चलेगा कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए ईजी टू यूज़ है और वो वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा फ्यूचर में और इसी तरीके से मैं अपना जो पीसी बिल्ड है वो करूंगा। क्योंकि अगर आप दोनों करने का ट्राई करेंगे तो आपका पैसा उसमें लॉक हो जाएगा। मतलब आपको हेवी सीपीयू भी लेना पड़ेगा और हेवी जीपीयू भी लेना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, क्योंकि एक टाइम पे तो आप दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने वाले। ऐसे बहुत सारे रेयर केसेस होते हैं जिसमें दोनों सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं कभी कभी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इस टाइम पे ये हो रहा है कि प्रीमियर प्रो में ज़्यादा कलर ग्रेडिंग का कुछ अवेलेबल नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं कि जब प्रीमियर प्रो की फाइल पूरी एडिट करके सेव कर लेते हैं तो फाइनल जब कलर करेक्शन का जब टाइम आता है तो वो फाइल वो दाविंची रिजॉल्व में ओपन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हेवी जीपीयू यूज़ होगा। अगर आपका जीपीयू स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स जाने वाली है। तो वो पीसी इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि आपके दोनों सॉफ्टवेयर उसमें चल पाएंगे, ठीक है, अगर आप स्पेशली वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन में हो। तो इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर्स पे भी ध्यान देना है कि आप कौन से वाले सॉफ्टवेयर चलाने वाले हैं और इसी तरीके से आपको पीसी बिल्ड करने का जरूरत है। तो बात करते हैं कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपको किस तरीके के सीपीयू और कितने कोर्स और कितने थ्रेड लगेंगे। तो आप सोच के चलिए कि मिनिमम 6 कोर्स या फिर 8 कोर्स तो भी आपको चाहिए और मल्टी थ्रेडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अलग अलग टाइम पे आप मल्टीटास्किंग भी करेंगे। मतलब आप अलग अलग विंडोज अलग अलग सॉफ्टवेयर से रेफरेंस के लिए भी ओपन करेंगे, बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे फोटोज वगैरह भी ओपन होंगे, वीडियो क्लिप्स भी ओपन होंगी, ठीक है, और आपके मेन सॉफ्टवेयर पे आप उसको ड्रैग करके लेके आएंगे। तो ये एक टाइप की मल्टीटास्किंग हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आपका सीपीयू उतना हेवी होना चाहिए। इसलिए हम सीपीयू पे ज़्यादा जोर देंगे जब आप कोई कंटेंट क्रिएशन जैसे कि फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर या फिर ऐसे कंटेंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो तो ये भी सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल जो वीडियो है वो भी हमको प्लेबैक करना रहा तो भी हमको क्या इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर आप नॉर्मल अपने वीडियोस वगैरह देखने के लिए ऐसे वगैरह कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ऐसे बोलो, कंटेंट क्रिएशन नहीं, ठीक है, आप उसको जाके एडिट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मूवी वगैरह डाउनलोड वगैरह करेंगे और देखेंगे। उसके लिए अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो या फिर आप लैपटॉप के बारे में सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा बड़े स्पेसिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल कॉलेज वाले लैपटॉप्स वगैरह भी होते हैं उसके अंदर भी बहुत स्मूथली सब कुछ चलता है, उतना ज़्यादा हीटअप वगैरह नहीं होता या फिर उतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। कंज्यूम करना बहुत आसान है अगर हम हार्डवेयर के हिसाब से देखें, पर क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप कोडिंग वगैरह करते हो उसके लिए भी आपको नॉर्मल से थोड़े अच्छे लैपटॉप ही चाहिए, क्योंकि आप जब वो अपने कोड्स वगैरह रन करोगे तो भी एट द एंड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जो रैम वगैरह या फिर बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो लैग करने लगेंगे। और सीपीयू भी उसके अंदर एक मेन फैक्टर है, क्योंकि वो सब लाइब्रेरीज वगैरह जब वो इंपोर्ट करता है तो सब चीज़ें उसको प्रोसेस करनी पड़ती है। बात करें बजट की तो अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप मिनिमम 6 कोर 12 थ्रेड या फिर 8 कोर 16 थ्रेड्स पकड़ के चलिए मिनिमम, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। और अगर आप और आपका बजट अगर
थोड़ा ज़्यादा है, तो आप मिनिमम 12 कोर या 16 कोर भी आप पकड़ के चल सकते हैं। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल पाएगा। 12 कोर, 14 कोर, 16 कोर बहुत हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा आप ना, मतलब उससे ज़्यादा सोचने के आप ना सोचे तो बेहतर है।